हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 9 आपकी। ये आपकी बेटा 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि आपकी पुस्तक से ली गई है, सामाजिक विज्ञान से। आज यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, ये वर्कशीट है बेटा 23 अक्टूबर 2020 की। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पार्ट 2। यानी कि जो है पहले भी हम जो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन, वर्कशीट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो क्या करता है बेटा, भारत का जो संविधान है अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। यानी कि जो है क्या लगा बेटा, भारतीय जनता को लगा कि जो वयस्क मताधिकार है का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। किसने? स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म, लिंग आदि के फर्क पर भी जो है आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। आगे है बेटा कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका, यानी कि जो है बेटा जब चुनाव होते हैं तो क्या बेटा लोग अपना जो है मत जो है सीधे तौर पर दे सके, उनकी जो है चुनाव के समय उनकी सीधी भूमिका हो और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो क्या बन जाती है बेटा? संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। आगे बेटा शक्तियों का बंटवारा। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं, चलिए पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अनुसार कौन से हैं बेटा राज्य के 3 अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले है विधायिका। विधायिका में क्या है बेटा? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं बेटा विधायिका में? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। दूसरी हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। क्या करते हैं बेटा कार्यपालिका में लोग? कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। इसके बाद है बेटा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून को सही व्याख्या करना है। क्या करना है बेटा? कानून की सही व्याख्या करना है। तो ये हमारी हो गई बेटा 3 जो है संविधान के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे है राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां या एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इसी तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, ये इन सभी अंगों को, शक्तियों को एक दूसरे से ये अलग होंगी। शक्तियों के बंटवारे में जो है प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इन तीनों ही अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। आगे है बेटा क्रियाकलाप है मिलाप कीजिए। स्तंभ क और ख। सबसे पहले है भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र। आप सभी को पता है बेटा न्यूनतम उम्र कितनी है? न्यूनतम उम्र है बेटा 18 वर्ष। तो हम यहाँ पर जो है इसको मिला देंगे। क्या है? ये हमारा हो गया 1 का। इसके बाद जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके बाद है कि आज़ादी के लिए संघर्ष। क्या है? आज़ादी के लिए संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष है। कानून बनाने वाली संस्था। क्या होती है बेटा कानून बनाने वाली संस्था? कानून बनाने वाली संस्था होती है बेटा
विधायिका। क्या होती है? विधायिका। कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है? विधायिका। इसके बाद है कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी होती है बेटा? कार्यपालिका। देखिए जो है कानून बनाने वाली संस्था यानी कि देखिए कानून का निर्माण करती है कौन? देखिए कानून का निर्माण करती है विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। तो आइए है कानूनों को लागू करने वाली संस्था कौन है? कार्यपालिका। और कानूनों का सही व्याख्या और न्याय करने वाली कौन सी है? न्यायपालिका। आगे है बेटा सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बेटा सार्वभौमिक मताधिकार होते हैं कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना। तो चलिए करते हैं हम इसका उत्तर। आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे बेटे कि जो है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि संसदीय शासन पद्धति के जनता की शासन पद्धति है कैसे? जो संसदीय शासन पद्धति है हमारी वो जनता की शासन पद्धति कैसे है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है संसदीय शासन प्रणाली में सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इसी प्रकार एक संसदीय प्रणाली जनता की शासन पद्धति बन जाती है। फिर से पढ़ते हैं बेटा। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इसी प्रकार एक शासन प्रणाली जनता की शासन पद्धति बन जाती है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 है बेटा कि राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं और इनका क्या महत्व है? तो देखिए बेटा ये रहे राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनके क्या महत्व है बेटा? विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका करती है कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। और इसके अलावा बेटा न्यायपालिका क्या करती है? कानूनों को की सही व्याख्या करती है। तो ये हमारे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है आपका। आप इसको यहाँ से और ऐसे यहाँ ये वाला हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे। ओके बेटा। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है कि शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि शक्ति का बंटवारा क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमारी ये कौन कौन सी शक्तियाँ थी हमने पढ़ा है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्या है बेटा? हमारी शक्तियाँ हैं। तो शक्ति के बंटवारे का क्या अर्थ है? हम यहाँ पर लिखेंगे शक्ति का बंटवारा राज्य के सुशासन का एक प्रादर्श है। शक्तियों के बंटवारे के लिए राज्य को भिन्न भिन्न उत्तरदायी दायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ये शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आदि में विभाजित है। यानी कि देखिए जो हमारी शक्तियों का बंटवारा किस में है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और ये किस लिए किया जाता है बेटा? राज्य के सुशासन का एक प्रादर्श है। ये शक्तियों के बंटवारे के लिए राज्य को भिन्न भिन्न उत्तरदायित्वों वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आइए आपको जो है वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।